हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो टॉपिक था जिसके अंदर हम इम्यूनो सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, या फिर कहें इम्यूनो जो सिस्टम रहता है उसका डिस्कस कर रहे थे। इसी के साथ जो रहता है इम्यूनोलॉजी थी, इम्यूनिटी थी। तो ये कुछ एक डेफिनेशंस हैं जिनका हमने किया था डिस्कस। अब देखिए, एक बार इनको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद में फिर हमें इम्यूनिटी के टाइप हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट क्लास है उसमें हमने डिस्कस किया कि इम्यूनिटी क्या है। ये कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, या फिर कहें हम बात करें यहाँ स्पेशली हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर यदि बात करें, बॉडी पूरे ये कहें कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, या कहीं पैथोजन होते हैं जिनको नॉर्मली हमने एंटीजन बोला था। ये एंटीजन बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, और फिर भी जो बॉडी रहती है वो इन सभी एंटीजेंस या पैथोजेंस के कारण जो है डिसऑर्डर नहीं होती है, या फिर कहें कि बॉडी के अंदर डिजीज नहीं होती है। कोई स्पेसिफिक कंडीशनों के अंदर ही डिजीज होती है। तो यदि हम बात करें कि बॉडी में एक इस प्रकार की पावर होती है जो फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजेंस होते हैं या कहें एंटीजेंस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करती है कि ये बॉडी के बाहर के पार्ट है, नॉन सेल्फ पार्ट है, उनको आइडेंटिफाई करती। उसके बाद उन एंटीजेंस जो रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बॉडी की ये पावर इम्यूनिटी होती है। तो इम्यूनिटी का सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि बॉडी के अंदर इस प्रकार की पावर होती है जो फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजेंस या बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ है, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो बॉडी की इस पावर को हम इम्यूनिटी बोल रहे हैं। इसके बाद जो था कि जो इम्यूनिटी से रिलेटेड जैसे इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनिटी की स्टडी इम्यूनोलॉजी थी। इसके बाद हम बात करें इम्यूनो सिस्टम, बॉडी का वह सिस्टम में जो ये काम करता है, या कहें कि बॉडी का वह सिस्टम जो इम्यूनिटी का फंक्शन करता है, तो उस सिस्टम को हमने कहा इम्यूनो सिस्टम। इसके बाद जो पार्ट आ जाता है, देखिए हमने देखा था एंटीजन एंड एंटीबॉडी का। तो एंटीजन बॉडी के जो बाहर के जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे उसमें हम ये कहें कि लिविंग, नॉन लिविंग या पैथोजेंस, या फिर कहें कोई भी पार्ट रहता है जो नॉन सेल्फ होता है, उस पार्टिकल्स को हमने कहा था एंटीजन, जो बॉडी के अंदर जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद सेकंड था एंटीबॉडी। यदि एंटीबॉडी की बात करें तो हम ये करें कि जैसे एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। बॉडी, हमारी जो बॉडी या इम्यूनो सिस्टम रहता है, वो स्पेशल प्रोटीन्स जो रहती हैं या ग्लोबुलिन जो प्रोटीन रहती है उनको प्रोड्यूस करते हैं, और ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीजन से रिएक्शन करते हैं और एंटीजन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक प्रोटीन बने थे बॉडी में, उनको हमने एंटीबॉडी कहा कि बॉडी में ऐसे स्पेसिफिक प्रोटीन है जो एंटीजन या फॉरेन जो पार्टिकल्स रहते हैं उन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो प्रोटीन थे जो ये फंक्शन कर रहे हैं, उन प्रोटीन्स को हमने जो एंटीबॉडी कहा। अब देखिए, हमारा जो पार्ट आता है इसी से रिलेटेड इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी के टाइप्स की बात करें तो इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स की जो इम्यूनिटी है, यदि इसका डिस्कस करें तो देखिए ये कब प्रोड्यूस होती है। यानी इम्यूनिटी किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि इम्यूनिटी उसमें कब प्रोड्यूस होती है। देखिए, हम यहाँ स्पेशली जो हम स्टडी कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग की कर रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके अंदर इम्यूनिटी होती है, वो मेनली टू टाइप्स के है। फर्स्ट है इननेट डिफेंस मैकेनिज्म या इननेट इम्यूनिटी, यानी इसको बोलते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका मैं लिख रहा हूं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका नाम है इननेट इम्यूनिटी। तो ये पार्ट फर्स्ट जो है इननेट इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी जो है, यदि इसका डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे कि इस प्रकार की जो इम्यूनिटी रहती है वो एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती है।
ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है। तो ये कहें कि ये कॉमन जो कॉमन इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी बैक्टीरिया के लिए भी वही फंक्शन करेगी, वायरस के लिए भी, जो जो बैक्टीरिया रहे उन सभी बैक्टीरिया के लिए, यदि बात करें सभी वायरस के लिए, तो ये जो है सभी पैथोजन या फिर कहें कि जो आउटर या फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के लिए कॉमन है, या कहें कि एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है ये। तो एक तो पार्ट ये हो जाता है इसका कि ये जो पार्ट है एंटीजन स्पेसिफिक, तो ये नहीं होती है। तो एंटीजन जो स्पेसिफिक है, यदि इसकी बात करें तो ये नहीं है। इसके बाद यदि हम बात, या फिर इसको ये कहें नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। इस प्रकार की इम्यूनिटी जो रहती है वो स्पेशियल एंटीजन के लिए कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं करती है, बल्कि सभी एंटीजेंस या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन सभी के लिए कॉमन रिएक्शन करती है। एक तो ये हुआ। इसके बाद जो है ये मेन रूप से बैरियर का काम करती है कि जो एंटीजन है उन एंटीजन को बॉडी में एंटर करने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। तो हम ये कहें कि मेन रूप से ये जो रहती है इनेट इम्यूनिटी रहती है वो बैरियर का काम करती है। तो इसका जो मेन जो काम रहता है वो रहेगा बैरियर का। बैरियर केवल प्रिवेंट करना, यानी एंटीजन जो है उसको प्रिवेंट करना। एंटीजन ऑफ प्रिवेंट, एंटीजन को केवल रोकने का कार्य करती है। एक तो ये पार्ट हुआ। इसके बाद देखिए कि ये जो इम्यूनिटी रहती है ये बर्थ के समय प्रेजेंट होती है। एट द बर्थ के टाइम जो है उस समय प्रेजेंट है। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी जो है एट द बर्थ टाइम जो है वहां पर प्रेजेंट रहती है। इसीलिए हम इसको ये कहेंगे कि ये जो है बर्थ के समय प्रेजेंट इम्यूनिटी है, या कहें कि जैसे जन्म रहता है तो जैसे छोटे बच्चे का जन्म होगा उस समय भी ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद देखिए इसको हम ये कहें कि इसका एक एग्जाम्पल लें तो उसके बाद ये दोनों पार्ट हैं इनको एक साथ कॉमनली हम समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें इस प्रकार की इम्यूनिटी के अंदर आता है स्किन। तो स्किन जो बर्थ के समय भी प्रेजेंट होती है। स्किन जो है जो एंटीजन होते हैं, जैसे फॉरेन पार्टिकल्स हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं लेकिन स्किन उनको एंटर करने से रोक देती है। देखिए जो पार्टिकल्स बैक्टीरिया रहते हैं वो बॉडी में हमेशा जो रहते हैं या तो माउथ से या नोज से या कहीं जो कट लग जाता है, जो वुड हो जाता है या घाव हो जाते हैं, उनसे ही बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर करते हैं, कभी भी स्किन से कॉमनली नहीं कर पाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यदि स्किन जो है इससे बैक्टीरिया एंटर नहीं करते, स्किन उसको रोकने का काम कर रही है। तो ये जो इनेट इम्यूनिटी है इसका जो एग्जाम्पल, और भी दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सभी एग्जाम्पल हम करेंगे। सेकंड यदि एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर या फिर कहें कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर म्यूकस लेयर पाई जाती है। तो म्यूकस लेयर जो रहती है वो भी जो बैक्टीरिया रहे या पैथोजन से या फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बॉडी में एंटर करने से रोक देती है। तो हमने जैसे स्किन का एग्जाम्पल लिया, हमने जैसे म्यूकस लेयर का एग्जाम्पल लिया, ऐसे जो नोज के अंदर जो हेयर रहते हैं, ये हेयर भी जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोक देते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो है हम ये कहीं किसी बैक्टीरिया वायरस के लिए कोई स्पेशल नहीं होते हैं, बल्कि इससे मेन रूप से ये उनको रोकने का फंक्शन करते हैं कि बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर नहीं कर पाए। तो हम ये कहेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। कोई स्पेशल फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म जो है
वो नहीं करती है, बल्कि सभी बैक्टीरिया या कहें कि सभी एंटीजन, सभी पैथोजेंस के लिए सेम प्रोसेस अपनाती है, और वो होती है उनको बॉडी में एंटर करने से प्रिवेंट करना या रोक देना। तो ये रहता है इसका इनेट इम्यूनिटी का। इसके बाद ठीक इसके बाद आता है एक्वायर्ड। फिर देखिए इनको हम देखेंगे, एक बार इसका देखते हैं फिर इसका डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड का मतलब रहता है कि इस प्रकार की जो इम्यूनिटी रहती है वो आफ्टर बर्थ प्रोड्यूस होती है। इसके बाद ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है, कि जैसे एक बैक्टीरिया के लिए जो ये फंक्शन करेगी वो दूसरे बैक्टीरिया के लिए भी नहीं करेगी, वायरस के लिए भी नहीं करेगी। यदि वही बैक्टीरिया दूसरी बार बॉडी में एंटर करेगा तभी उसके लिए ये फंक्शन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ ये एंटीजन या कहें कि जो फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं उनके लिए स्पेशल मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पर अब देखिए इनको करते हैं फिर एक एक को। सबसे फर्स्ट में यदि हम बात करें इननेट डिफेंस मैकेनिज्म, और इसकी बात करें तो फर्स्ट आता है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर के अंदर यदि हम बात करें कि जैसे स्किन है, जैसे हम ये कहें हेयर, जैसे म्यूकस लेयर, इस प्रकार के जो बैरियर हुए तो ये सभी फिजिकल बैरियर की कैटेगरी में आ जाते हैं। कि हम ये कहें कि जैसे फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर के अंदर वो पार्ट आ जाते हैं बॉडी के जो बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको एंटर करने से रोक देते हैं। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात करें हमारी स्किन है, ये स्किन रोक देती है, ये फिजिकल बैरियर हुआ। कि यदि कोई बैक्टीरिया यहाँ पर जैसे स्किन पर आया तो उसको अंदर जो है बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देती, स्किन उसे बाहर रोक देती है। इसके बाद दूसरा जैसे हमारे हेयर्स हैं, या कहें कि जो नोज जो रहता है इनके अंदर जो हेयर्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यदि हम बात करें इनके तो देखिए इसके अंदर आ जाते हैं फ्लैजिला है, सीलिया, सीलिया हुआ, फ्लैजिला हुआ। तो जो सीलिया और फ्लैजिला है ये पार्ट भी इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। जो सीलिया और फ्लैजिला जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस या एंटीजन को फंसा देते हैं अपने अंदर, एक प्रकार से नेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है और वो बॉडी में एंटर करने से रोक देते हैं। ऐसे म्यूकस लेयर है, कि म्यूकस लेयर की बात करें तो म्यूकस लेयर जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती है, ये बैक्टीरिया वायरस के चारों ओर उसको एक प्रकार से म्यूकस जो रहता है उसके अंदर एंटीजन को रोक देती है, उसे म्यूकस के अंदर धस जाता है जिसकी वजह से वह बॉडी में एंटर नहीं कर पाता है। ऐसे अब बात करें केमिकल बैरियर की, कि बॉडी के अंदर ये तो थी फिजिकल बैरियर, अब इसी प्रकार से जैसे केमिकल बैरियर आते हैं। केमिकल बैरियर की बात करें तो जैसे पीएच होता है सबसे मेन रूप से। यदि बात करें तो हम जैसे एंजाइम होते हैं, तो यहाँ पर देखिए पीएच एंजाइम, यानी हम बात करें पीएच हुआ, एंजाइम हुआ, HCl जो रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। तो केमिकल्स जो रहते हैं उन केमिकल्स की यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए ये जो पीएच है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल का जो हमने पार्ट पढ़ा उसके अंदर हमने स्टोमच पढ़ा था। स्टोमच जो रहता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का सीक्रेशन किया जाता है, और HCl के सीक्रेशन के कारण यहाँ पर जो पीएच होती है वो पीएच लगभग 2 के आसपास हो जाती है। और 2 pH की यदि बात करें तो उस पर बैक्टीरिया या वायरस जो रहते हैं हम ये कहें कि वो नॉर्मली लिविंग स्टेज में नहीं रह पाते हैं। तो ये भी एक केमिकल हुआ जिसने बैक्टीरिया, या मान लेते हैं कि हमने जो हमारे जो रेस्पिरेटरी जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में एंटर करे तो स्टोमच के अंदर पीएच होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, लो हो जाती है, कहीं 2 के आसपास हो जाती है। उस HCl एक केमिकल है, तो इसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पीएच कम हो जाती है और बैक्टीरिया जो रहते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। ऐसे यदि हम बात करें एंजाइम की, तो हमारे जो टीयर्स जो रहते हैं, आंसू जो रहते हैं, इन आंसुओं के अंदर जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, कि इनके अंदर जो है
जाइमेज एंजाइम रहता है। तो देखिए कॉमन सा है कि जब भी हमारी आई या आंखों के अंदर कोई भी ये छोटा मच्छर होता है या छोटा इंसेक्ट होता है वो एंटर कर जाता है, तो जैसे वो एंटर करता है करते ही हमारे आंखों के अंदर वह तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। लगभग ये जो घटना है लगभग सभी के साथ कभी न कभी हुई होगी इस टाइप की घटना। तो उसके अंदर ऐसा क्यों हुआ कि जैसे ही कोई पार्टिकल्स या कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया था उसने आंखों में एंट्री की और उसकी डेथ हुई। इसके पीछे रीजन यही था कि जो हमारी आंखों की जो ग्लैंड्स जो रहती है, यानी आई जो ग्लैंड्स जो रहती हैं, इनके द्वारा एक एंजाइम जो रहता है, ये कहें कि जाइमेज लाइसोजाइम जो एंजाइम जो रहते हैं वो एंजाइम जो है उनका सीक्रेशन किया जाता है। तो ये एक प्रकार के जाइमेज होते हैं, पाचक रहते हैं। और मेनली यदि बात करें तो इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम जो है एंजाइमेज पाचक है, डाइजेस्टिव रहते हैं या डेथ करने वाले हैं। इनके अंदर भी जो रहता है लाइसोजाइम एंजाइम का सीक्रेशन किया जाता है जो उस छोटे इंसेक्ट या बैक्टीरिया वायरस को नष्ट कर देता है, डेड कर देता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये लाइसोजाइम है ये भी एक केमिकल ही होता है, एक प्रोटीन का ही पार्टिकल्स होता है। इसके बाद देखिए और भी ऐसे इसी टाइप से यदि हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे कुछ एसिडिक पार्ट रहते हैं, जैसे वेजाइना के अंदर भी यही है कि वेजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उन बैक्टीरिया जो है या वेजाइना में जो इन्फेक्शन होता है उसको भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके वहां पर भी बैक्टीरिया या वायरस जो रहता है उनसे प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये केमिकल्स रहते हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन जो रहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको डैमेज कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें जैसे सेलुलर बैरियर की, तो देखिए सेलुलर बैरियर की बात करें तो इसके अंदर हमने ब्लड का पार्ट किया था और ब्लड के पार्ट के अंदर हमने मोनोसाइट है, मैक्रोफेज है, इस टाइप के मोनोसाइट्स हैं या फिर कहें मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, ये सेल्स हमने ब्लड के पार्ट के अंदर पढ़ी थी कि ब्लड जो है उस ब्लड की बात करें उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स थे। तो जो डब्ल्यूबीसी है उस डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, फेगोसाइटिस जो सेल्स होती हैं, तो ये सेल्स प्रेजेंट होती है। इन सेल्स का फंक्शन देखिए क्या रहता है, मान लेते हैं किसी भी रीजन से इससे कंट्रोल नहीं हो पाया, इन बैरियर से बैक्टीरिया या पैथोजन या कहें कि एंटीजन हमारी बॉडी में नहीं रुक पाया, वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया। जब हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो हमारे ब्लड के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी फेगोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। और ये फेगोसाइट सेल जो रहती है वो जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस चला जाता है उसको अपने अंदर एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से एक्सेप्ट करती है और उसे जो है उसकी डेथ कर देती है। तो ये बैक्टीरिया वायरस या फॉरेन पार्टिकल सभी के लिए कॉमन रिएक्शन करते हैं, कोई स्पेशल नहीं होती है, इसीलिए ये भी किसकी कैटेगरी में इननेट की हैं। तो ये सेल्स हुई। इसके बाद है इन्फ्लामेशन एंड फीवर। देखिए फीवर जो की बात करें तो फीवर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नॉर्मली यदि ह्यूमन बीइंग की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसकी तुलना में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है हम कहते हैं कि बॉडी में फीवर हो गया है। फीवर की बात करें तो फीवर एक प्रकार से हमें प्रोटेक्शन देता है कि जैसे बॉडी में बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गए तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस जो हम ये कहें कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से यदि टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो उस समय बैक्टीरिया वायरस है वो बॉडी के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते हैं, यानी अधिक टेम्परेचर पर वो सरवाइव नहीं करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और हम जो इन्फेक्शन से बच जाते हैं। अब यहाँ पर ये बिल्कुल यही है कि फीवर होना एक प्रकार से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया या वायरस से। कहीं टेम्परेचर अधिक होगा बैक्टीरिया वायरस इस अधिक टेम्परेचर में सरवाइव नहीं करेंगे। इसके बाद इन्फ्लामेशन। तो देखिए इन्फ्लामेशन की प्रोसेस की बात करें तो ये इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट देखिए आएगा
कि इन्फ्लामेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है, जैसे हैनी बी है या कोई इंसेक्ट है, जब वो हमें काट देता है तो उसका जो पॉइजन रहता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और हम ये देखते हैं उस जगह पर रेड स्पॉट हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये प्रोसेस क्या हुई कि जिससे रेड स्पॉट भी हो गया, स्वेलिंग भी होगी, तो वो जो प्रोसेस है वो इन्फ्लामेशन होती है। अब होता कैसे है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट या हैनी बी हमारी बॉडी को काटता है, उसका पॉइजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जैसे इस तरीके से ये पॉइजन पार्टिकल्स है वो एंटर कर गए, तो यहां पर मास्ट कोशिकाएं होती हैं कि इस जगह पर यदि बात करें मास्ट सेल होती है, ये मास्ट सेल होती है, ये हिस्टामिन का स्राव करती है, हिस्टामिन का सीक्रेशन करेगी। तो ये जो सेल्स यहां पर जो प्रेजेंट थी पूरी बॉडी के अंदर होती हैं, तो ये सेल्स जो रहेंगी वो हिस्टामिन का सीक्रेशन करेंगी। हिस्टामिन का सीक्रेशन करने पर यहां पर जो ब्लड कैपिलरी होती है इस जगह पर इनकी परमिएबिलिटी जो रहती है वो इंक्रीज हो जाती है। इनमें से जो फ्लूइड पार्ट रहता है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर आ जाता है। तो इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर ये जो पार्ट आ जाता है, इसके कारण यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और ये जो पार्ट रहते हैं इनको यहीं पर रोक दिया जाता है। जो पॉइजेनिक जो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर हुआ था उसके चारों ओर इस लिक्विड पार्ट को सीक्रेट कर दिया जाता है और इस कारण से यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रेड स्पॉट हो जाता है। तो ये जो रहता है इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है। तो ये तो पार्ट थे जो सभी प्रकार के जो एंटीजेंस के लिए कॉमन थे, इसीलिए इसको इननेट कहा गया या फिर कहें इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा गया। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म की। ये जो सेकंड एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की यदि बात करें तो हम ये कहेंगे आफ्टर बर्थ कि ये जो रहती है ये आफ्टर बर्थ प्रोड्यूस होती है। तो एक तो ये सबसे फर्स्ट कैरेक्टर ये हुआ कि आफ्टर जो बर्थ है उस समय ये प्रेजेंट होती है। यदि बात करें कि जैसे ही बर्थ के टाइम ये इम्यूनिटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, यहां पर अब ये किस टाइप से प्रोड्यूस होगी, तो जैसे ये एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा उसके बाद ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम ये कहें कि एंटीजन कौन सा एंटर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही इम्यूनिटी होती है। यदि कोई बैक्टीरिया ने एंट्री की तो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग, कोई वायरस ने एंट्री की तो वायरस के अकॉर्डिंग, कोई प्रोटोजोआ ने एंट्री की तो प्रोटोजोआ, या कोई अन्य जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन्होंने बॉडी में एंट्री की तो उनके अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर देखिए कि जो एक्वायर्ड जो है, तो हमने ये कहा कि आफ्टर जो है बर्थ के टाइम जो है ये प्रोड्यूस हुई, इसके बाद एंटीजन स्पेसिफिक हुई, तो हम ये कहेंगे एंटीजन स्पेसिफिक होती है। ये हुआ कि एक स्पेशली एंटीजन का एंट्री करने के बाद ये प्रोड्यूस होती है। देखिए कि इसके लिए हम जो एग्जाम्पल कल भी बताया था कि जैसे कोविड-19 का जो एग्जाम्पल लिया था वो बिल्कुल इसी टाइप का है कि जब तक कोविड-19 वायरस हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेगा तब तक उसको डिस्ट्रॉय करने वाले एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अब जैसे वो एंट्री करेगा तो बॉडी उसको पहचानती है कि उसका आइडेंटिफिकेशन करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी है उसका प्रोडक्शन करती है और वो जो एंटीबॉडी रहते हैं वो एंटीबॉडी उस वायरस जो है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और उसको डैमेज करते हैं। इससे पहले जब तक ये वायरस एंट्री नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। तो इसी बेस पर यदि हम बात करें, जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, जैसे कोई टिटनेस के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम बात करें किसी भी टाइप के
जैसे टीबी जो है उसके बैक्टीरिया हुआ, जैसे निमोनिया का वायरस हुआ, तो ये जब तक बॉडी में एंटर नहीं करेंगे तब तक बॉडी के अंदर किसी भी टाइप के एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। जैसे स्मॉल पॉक्स जो है, छोटी माता बोलते हैं, चेचक जिसको, तो इसके भी यदि वायरस वगैरह बॉडी में एंटर नहीं करेंगे तब तक हम ये कहें कि उनके लिए भी कोई एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। तो हम ये कहें कि ये जो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है, इसका सबसे मेन टारगेट ये है कि जो बैक्टीरिया या एंटीजन जो भी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग बॉडी में एंटीबॉडी बनाए जाते हैं, और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन जो है उससे रिएक्शन करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये रहता है एक्वायर्ड, और ये हमेशा जन्म के बाद ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जन्म के बाद ही कोई पैथोजन बॉडी में एंट्री करेगा। इसके बाद यदि बात करें इसके मेनली जो टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। यही हमने ये कहा कि ये एंटीजन है, इसको नष्ट करने के लिए बॉडी जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो जैसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी तो देखिए इस टाइप से कि हमारी बॉडी ये है, इस बॉडी के अंदर कोई एंटीजन जो है वो आ जाता है। जैसे ये एंटीजन हुआ, ये एंटीजन बॉडी में एंट्री करता है, इसको आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई करके इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी के अंदर ये स्पेशल स्ट्रक्चर बने जिनको हमने एंटीबॉडी कहा, और ये एंटीबॉडी बनते हैं। ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन फिर रिएक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि ये एंटीजन और इसको सराउंड कर देते हैं, जैसे ये एंटीबॉडी ये, और इसके बाद ये जो रहता है ये इसकी डेथ हो जाती है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर कि ये जो एंटीबॉडी है ये सेल्फ बॉडी में प्रोड्यूस हुए, एंटीजन के एंट्री करने के बाद हमारी स्वयं की बॉडी में, जिस बॉडी में ये एंटीजन एंट्री कर रहे हैं उसी के अंदर एंटीबॉडी का है उनका प्रोडक्शन हुआ और वहीं पर रिएक्शन हुई और उन्हें नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार के रहते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, कि यदि बॉडी में एंटीजन एंट्री करे और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी में एंटीबॉडी बनते हो, यानी सेल्फ बॉडी ही उस एंटीजन जो है उसको प्रोड्यूस कर रही हो, तो ये रहता है एक्टिव इम्यूनिटी। इसके बाद है पैसिव इम्यूनिटी। बॉडी के अंदर देखिए हमने ये कहा कि बॉडी के अंदर ये पार्ट हुआ, ये एंटीजन यहां पर एंट्री कर गया, कि ये एंटीजन यहां पर एंट्री कर गया, बट एंटीबॉडी यहां नहीं बने, बल्कि एंटीबॉडी कोई अदर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एंटीबॉडी बने और यहां से इंजेक्शन के द्वारा इंजर्ड किए गए, यहां पर एंट्री करवाए गए। तो यदि इसकी बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी में यह हुआ कि एंटीजन जिस बॉडी में एंट्री कर रहे हैं उस बॉडी में एंटीबॉडी न बनकर किसी अदर ऑर्गेनिज्म में एंटीबॉडी बनाए जाते हो और वो एंटीबॉडी इंजेक्शन के थ्रू इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंट्री करवा देते हो, जिससे कि वो इनसे एंटीजन से रिएक्शन करे, उन्हें नष्ट करे। तो इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीजन ने एंट्री किए वह ऑर्गेनिज्म ने एंटीबॉडी नहीं बनाए, एक्टिव नहीं था बल्कि कोई अदर था, तो इसीलिए इसको कहा पैसिव। इसके बाद ये शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, लेकिन ये जो रहती है एक्टिव रहती है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर हम बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट बार एंटीजन एंट्री करता है तब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्लो होती है, जिससे एंटीबॉडी जो रहता है वो काफी टाइम में इसकी डेथ होती है। लेकिन जैसे ये दूसरी बार सेकंड बार एंट्री करता है एंटीजन, तब पहले से प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं जिनको मेमोरी सेल्स बोलते हैं, तो मेमोरी सेल्स तुरंत इसको पहचान करके काफी जो रहती है ये एंटीबॉडी है उनको प्रोड्यूस करती हैं और उसके बाद उसे तुरंत डैमेज कर दिया जाता है। तो हम ये कहें कि जब सेकंड बार एंटीजन एंट्री करता है तब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन काफी फास्टली होती है और तुरंत उसे एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है। अब इसके देखिए वैक्सीन भी इसी बेस पर काम करते हैं। अब इसके बाद आता है एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है, उसके अंदर सेल्स की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी में एक तो लिम्फोसाइट एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का देखिए
कि ये एंटीजन आया, इस एंटीजन को अपने साथ अटैच कर लेती है कि जैसे ये सेल है ये इसके कांटेक्ट में जाएगी और कांटेक्ट में जाकर के ये अपने साथ अटैच कर लेती है। जैसे एंटीजन स्मॉल पार्टिकल हुआ, इसको बॉडी के अंदर नहीं पहचान पाई, तो ये जो रहे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनको अपने साथ अटैच करेंगी और अटैच करने के बाद फिर इनको तुरंत रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। तो ये हुए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। दूसरी होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो रहती है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। देखिए ये एंटीबॉडी नहीं बना रहे हैं, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर रहे, बल्कि एंटीजन को अपने साथ जोड़ती हैं और उसके बाद एंटीबॉडी को एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने वाली सेल्स जो रहती है उनके पास ले जाते हैं, जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाए। इसके बाद लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं। टी लिम्फोसाइट के अंदर जो सेल्स होती है उनमें टी हेल्पर सेल जो एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है। देखिए एड्स जो बीमारी होती है तो एड्स डिजीज के अंदर टी हेल्पर सेल्स होती है, यही डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इनका प्रोडक्शन रुक जाता है। तो टी हेल्पर सेल किसी एंटीजन को आइडेंटिफाई कर रही है और जब ये नहीं बन रही है, इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसका मतलब एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी एंटीजन आएगा तो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसके लिए एंटीबॉडी भी नहीं बनेंगे और वो नष्ट भी नहीं होता है। तो इसीलिए ये इनका फंक्शन रहता है, इनको पहचाना। टी किलर सेल ये एंटीजन को मारने का फंक्शन करेंगे, इनको साइटोटॉक्सिक सेल भी बोलते हैं। इसके बाद टी सेपरेटर सेल्स होती है, ये जो टी सेपरेटर सेल्स होती है अधिक एक्टिव इम्यूनो सिस्टम हो जाता है तो उसे रोकने का फंक्शन करती है। बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक एक्टिव हो गया तो उसे रोकने का फंक्शन। इसके सेंसिटाइज सेल रहती हैं, तो ये सेंसिटाइज जो सेल रहती हैं ये जो एंटीजन जो डेथ होगी जिसकी उसके पार्टिकल्स को खत्म कर देती है। इसके बाद है मेमोरी सेल, ये मेमोरी के रूप में बॉडी में रहती है, जैसे दूसरी बार एंटीजन आता है तो उसको तुरंत पहचान जाती है कि इस टाइप का एंटीजन तो पहले भी आ चुका है। इसके बाद बी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट की बात करें तो इसके अंदर बी प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल। बी प्लाज्मा सेल होती है, ये होती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इन बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद इनकी मैकेनिज्म है, तो बी लिम्फोसाइट जो रहती है ये ह्यूमरल मैकेनिज्म प्रदर्शित करती है। ये जो है ह्यूमरल, और इनकी यदि बात करते हैं सेल मीडिएट, सेल मीडिएट रिएक्शन करती है और ये जो है ह्यूमरल रिएक्शन करती है। ह्यूमरल मीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, तो इस प्रकार से ये जो है हम ये कहें कि इम्यूनिटी का जो पार्ट है वो हो चुका है।